हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल कीप लर्निंग पे। ठीक है, और आज का हमने जो टॉपिक उठाया है वो है हीरोन्स फार्मूला, क्लास 9th का चैप्टर नंबर 12 हीरोन्स फार्मूला। आज मैं आपको क्लियर तरीके से हीरोन्स फार्मूला समझाऊंगा। देखो, हीरोन्स फार्मूला समझने से पहले हीरोन्स फार्मूला आखिर होता क्या है, किस में यूज होता है। तो हीरोन्स फार्मूला को ट्रायंगल में यूज किया जाता है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्रायंगल के बारे में डिस्क्राइब से समझेंगे, मतलब बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे। सारे ट्रायंगल को मैं क्लियरली समझाऊंगा अभी। इसके बाद पता चलेगा कि कहाँ पे हीरोन्स फार्मूला का यूज करना है और कहाँ पे नहीं करना है। ठीक है, तो हीरोन्स फार्मूला सबसे पहले ट्रायंगल के अंदर यूज होता है। अब एक ट्रायंगल होता है जिसके अंदर हीरोन्स फार्मूला यूज होता है। ठीक, ट्रायंगल, त्रिभुज। ट्रायंगल के क्या होता है कि कुछ टाइप्स होते हैं, कुछ टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं। सबसे पहले ले लेते हैं हम एक राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल फर्स्ट नंबर पे आता है राइट ट्रायंगल। ठीक है, अब राइट ट्रायंगल के बारे में समझते हैं कि राइट ट्रायंगल का जो शेप है वो इस तरीके का है। ठीक है, राइट ट्रायंगल मतलब कि जहां पे 90 डिग्री का एंगल बने। एक लाइन बिल्कुल सीधी खड़ी रहेगी जिसे हम परपेंडिकुलर कहते हैं। जहां पे 90 डिग्री का एंगल, किसी ट्रायंगल के अंदर अगर 90 डिग्री का एंगल बन जाता है तो वो कौन सा ट्रायंगल कहलाता है? राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो है, मतलब ये सीधी लाइन जो है, खड़ी लाइन, वर्टिकल लाइन, इसको हम बोलते हैं परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर। ठीक है, नीचे का जो हिस्सा होता है ये हमारा बेस कहलाता है। परपेंडिकुलर मतलब होता है लंब, जिसे हम ऊंचाई भी कहते हैं। ठीक है, लंब ऊंचाई भी कहलाता है। ये बेस को आधार बोला जाता है। और इसके बाद ये जो होता है ये होता है हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस जिसे हम कहते हैं कॉर्ड। ठीक है, यह है राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में तीन साइड, तीनों के अपने अलग अलग नाम हो गए। अब यहां से देखो हीरोन्स फार्मूला होता क्या है, ये एक ट्रायंगल का एरिया होता है। समझे, मतलब कि एक ट्रायंगल है स्केलन ट्रायंगल, जिसका एरिया निकालने के लिए हम हीरोन्स फार्मूला का यूज करते हैं। मतलब कि हीरोन्स फार्मूला क्या हुआ, एक ट्रायंगल का एरिया हो गया, क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब ट्रायंगल में 4-5 टाइप्स के ट्रायंगल हैं। ठीक है, अब चारों 5 टाइप के ट्रायंगल को अगर अच्छे से समझ लोगे तो तुम्हें यह पता चलेगा कि कहां पे हीरोन्स फार्मूला को पुट करना है और कहां पे पुट नहीं करना है। ट्रायंगल का मतलब ये नहीं हुआ कि सारे ट्रायंगल में ही हीरोन्स फार्मूला का यूज कर दोगे, नहीं। हीरोन्स फार्मूला थोड़ा सा क्या होता है, लॉन्ग जाता है, हल्का सा कैलकुलेशन इसमें ज्यादा होता है। तो अगर मान के चलो कि क्वेश्चन स्केलन ट्रायंगल है ही नहीं, राइट ट्रायंगल है, या फिर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, या फिर एक वो आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो उनके अपने अलग अलग फॉर्मूले हो गए। इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया है। ठीक, तो इन सब के अपने अलग अलग फॉर्मूले हो गए, तो वहां पे हम हीरोन्स फार्मूला का यूज नहीं करेंगे। अब हम समझ लेते हैं कि राइट मतलब जितने टाइप्स के ट्रायंगल होते हैं उनके एरिया क्या क्या होता है और पेरीमीटर क्या क्या होता है। ठीक है, राइट ट्रायंगल की बात करें तो राइट ट्रायंगल का जो हमारा एरिया है, एरिया इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाइट को तुम परपेंडिकुलर भी बोल सकते हो, जो अभी मैंने इधर बताया है ये वाला, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। मतलब हाइट और परपेंडिकुलर दोनों एक ही चीज होता है, इसको हम हाइट भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इक्वल टू क्या हो गया, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये अपना राइट ट्रायंगल का अपना एक अलग एरिया है। ठीक, राइट ट्रायंगल के सारे, जैसे ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर यानी कि हाइट, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो एरिया में हमें हाइपोटेनियस का तो कोई मतलब बन नहीं रहा है, क्योंकि हाइपोटेनियस एरिया में दिया हुआ है ही नहीं। तो हमें सिर्फ बेस और हाइट का यूज करना है। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे आता है पेरीमीटर।
देखो पेरीमीटर क्या होता है, अब ध्यान रखना पेरीमीटर क्या है कि सब में पेरीमीटर सेम रहेगा। पेरीमीटर का मतलब क्या, परिमाप, ठीक है। परि का मतलब पूरा और माप का मतलब कि मेजरमेंट, ठीक है। जब पूरी मतलब पूरा माप दिया जाता है तो परिमाप यानी कि परपेंडिकुलर को पेरीमीटर बन जाता है। पूरा माप का मतलब क्या कि तुम्हारे पास सपोज कि ट्रायंगल से क्वेश्चन आ गया, क्वाड्रिलेटरल से क्वेश्चन आ गया, तो इनमें क्या अलग अलग साइड होंगी। जैसे ट्रायंगल में 3 साइड हो गया, क्वाड्रिलेटरल में 4 साइड, पेंटागन में 5 साइड, हेक्सागन में 6 साइड, इस टाइप का है। लेकिन चाहे शेप कुछ भी हो, सबका पेरीमीटर एक ही तरीके से निकलता है। पेरीमीटर इक्वल टू क्या, सम ऑफ ऑल साइड, मतलब जितने भी साइड हैं उन सारे साइड को सम कर दोगे यानी कि प्लस कर दोगे तो वो तुम्हारा पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। तो पेरीमीटर में हम सिंपल से सीधी सी एक बात बोल दे सकते हैं कि द सम ऑफ ऑल साइड, ये सबके लिए यूज है। शेप चाहे कुछ भी हो, चाहे वो ट्रायंगल से हो, क्वाड्रिलेटरल से हो, पेंटागन, हेक्सागन, ऑक्टागन, ऑक्टागन, जो भी हो, सब में पेरीमीटर सेम रहेगा। जितने साइड, सारे साइड को प्लस कर दो, आंसर तुम्हारा यानी कि तुम्हारा पेरीमीटर निकल जाएगा, ठीक है। ये था राइट ट्रायंगल। राइट ट्रायंगल में वैसे पाइथागोरस का यूज भी राइट ट्रायंगल में ही किया जाता है। जिस पाइथागोरस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, पाइथागोरस इक्वल टू होता है h स्क्वायर प्लस h स्क्वायर इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। h से हाइपोटेनियस, p से परपेंडिकुलर और b से बेस। h से हाइपोटेनियस, p से परपेंडिकुलर, b से बेस, इसको हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। ये पाइथागोरस एक व्यक्ति थे जिन्होंने अपने नाम पे ही एक थ्योरम बना दिया था। ये थ्योरम कब यूज करोगे, सपोज कि 2 साइड तुम्हारे पास गिवन हो और कोई एक साइड निकालना हो। राइट ट्रायंगल के अंदर 2 साइड गिवन हो, तीसरी साइड निकालनी हो, तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हैं, ठीक है। अब वो साइड दोनों में से कोई भी 2 गिवन हो सकता है, कोई भी एक निकालना हो सकता है, चाहे वो बेस हो, परपेंडिकुलर हो, हाइपोटेनियस हो, ठीक है। बट ये फॉर्मूला पुट करो, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल प्लस बेस का स्क्वायर। अब इनके जगह पे इनकी वैल्यू को पुट कर दो, स्क्वायर कर दो, सम कर दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो राइट ट्रायंगल में बस यही चीजें पढ़नी है। एक हो गया पाइथागोरस थ्योरम और दूसरा एरिया और तीसरा पेरीमीटर। क्लियर हो गया ये। अब चलते हैं नेक्स्ट ट्रायंगल पे। नेक्स्ट ट्रायंगल होता है, नेक्स्ट हम लेते हैं आइसोसेलियस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज। अच्छा, राइट ट्रायंगल को हिंदी में समकोण त्रिभुज कहा जाता है। ठीक है। ट्रायंगल में सेकंड नंबर पे हम लेते हैं आइसोसेलियस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। आइसोसेलियस ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज। अब पहले इसके बारे में जो भी प्रॉपर्टीज हैं उसको याद कर लो, उसको समझ लो कि आइसोसेलियस ट्रायंगल में क्या क्या चीजें आती हैं, ठीक है। जैसे सपोज कि मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, ठीक। ये ट्रायंगल है, नाम दे देते हैं इसका ए बी और सी, ए बी सी, ये एक ट्रायंगल हो गया। इसकी 3 साइड दिख रही है, ठीक है। देखो आइसोसेलियस ट्रायंगल में सबसे पहला पॉइंट ये होता है कि इसकी 2 साइड इक्वल होती है, 2 साइड आपस में इक्वल होती है, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, ठीक है। 2 साइड इक्वल और जो तीसरी साइड है वो अलग है, इन दोनों से अलग है। सपोज कि अगर इसका मान ए रखते हैं तो ये भी ए हो जाएगा और ये बी हो जाएगा, ठीक है। मैंने क्या बोला, 2 साइड इक्वल है और तीसरी साइड अलग है, ठीक है।
ये था आइसोसेलेस ट्रायंगल की पहली प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी देखो, इसी से एक चीज अंदर की बातें समझो। एक ट्रायंगल की प्रॉपर्टी है कि जब ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, ठीक है, तो उसके जो सामने एंगल बनता है, इनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होते हैं। यानी कि आइसोसेलेस ट्रायंगल की यह प्रॉपर्टी है कि जिस ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो, उन दोनों साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होंगे, ठीक है। अब जैसे समझो, ए बी एक साइड है और इस साइड के अपोजिट एंगल कहां बन रहा है? सी पे बन रहा है, क्लियर। उसी तरीके से AC एक साइड है और AC का अपोजिट एंगल कहां पे बन रहा है? B पे बन रहा है, ठीक है। अब ध्यान से समझना, मैंने बोला कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। ये दोनों साइड इक्वल था और इसके अपोजिट एंगल ये हो गए। इस AB का अपोजिट C हो गया और AC का अपोजिट B हो गया। तो उसी तरीके से ये दोनों एंगल भी जो है, ये दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा, क्लियर है। इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल की दो प्रॉपर्टी समझ ली कि पहले इसके दोनों साइड इक्वल हो जाएंगे और जब दो साइड इक्वल होते हैं तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो इसके दोनों एंगल भी इक्वल हो गया, ठीक। अब आइसोसेलेस ट्रायंगल में बस यही है, अंदर की प्रॉपर्टी सिर्फ यही है। अब अगर बात करो इसकी एरिया की, आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो देखो, आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है, वैसे तो इसका कोई फॉर्मूला नहीं होता, बट मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, b/4 अंडर रूट में 4a² माइनस b²। ये a और b जो दिख रहा है, ये b, ये सब इसकी साइड होगी, ठीक है। साइड की जो वैल्यू गिवन होगा वो यहां पे हम पुट करेंगे। वैसे आइसोसेलेस ट्रायंगल का कोई फॉर्मूला बुक में नहीं मिलता है एरिया का। मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, ये एक एरिया है, इससे आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया क्लियर तरीके से निकल जाएगा। लेकिन इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिक्कत आ सकती है, तो इसको एक सिंपल तरीके से और समझ लेते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल को राइट ट्रायंगल के थ्रू भी सोल्व किया जाता है। कैसे? तो हम यहां से इसके बेस पे एक परपेंडिकुलर डाल देते हैं, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, ये परपेंडिकुलर डल गया, ठीक है। ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, इसके बीच में मैंने एक परपेंडिकुलर डाल दिया। अब 90 डिग्री का एंगल बना, तो मैंने क्या बोला था कि एक ट्रायंगल में जैसे ही कोई एंगल 90 डिग्री का होगा तो वो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी। तो इस हिसाब से एक राइट एंगल ट्रायंगल तो ये दिख रहा है, A B और यहाँ पे नाम रख दो D, ठीक है। ये जो B है, ये इसकी पूरी साइड की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। ABD एक ये राइट ट्रायंगल हो गया और ADC एक ये राइट ट्रायंगल हो गया। मतलब क्या देखा हमने कि एक ABC आइसोसेलेस ट्रायंगल था, इसके अंदर जब मैंने एक परपेंडिकुलर डाला तो ये दो राइट ट्रायंगल में डिवाइड हो गया, ठीक है। तो इसका एरिया एक और तरीके से कैसे निकाल सकते हैं? राइट ट्रायंगल का मैंने एरिया पहले बता दिया कि 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये हमारा हाइट हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है, ये बेस हो गया। तो जो एरिया तुम इसका निकालोगे वही एरिया इसका भी निकलेगा। अब जैसे मान के चलो कि आधार का मान 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। जो बेस है हमारा, उसकी वैल्यू 8 सेंटीमीटर है। अब जब मैंने यहां पे परपेंडिकुलर डाला, तो अब यहां से एक थ्योरम याद रखना कि जब एक लाइन सेगमेंट पे एक परपेंडिकुलर डाला जाता है तो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट कर देता है, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब ये हुआ कि इक्वल पार्ट में बांट देता है, ठीक है। जैसे BC एक क्या था? BC एक लाइन सेगमेंट था। BC लाइन सेगमेंट के ऊपर मैंने AD एक परपेंडिकुलर डाल दिया, तो ये क्या किया कि इस BC को बाइसेक्ट कर दिया। मतलब ये BC की पूरी वैल्यू 8 सेंटीमीटर पहले से थी, तो अब ये 4 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर में डिवाइड होगी, ठीक है। बाइसेक्ट का मतलब इक्वल पार्ट में बांटना। अगर यहाँ पे 10 सेंटीमीटर रहता तो 5-5 में डिवाइड हो जाता। क्लियर हो गया? तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को दो तरीके से सोल्व कर सकते हो। पहला तो इसका एक एरिया ये हो गया, इस एरिया इस पे वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारा आइसोसेलेस ट्रायंगल का डायरेक्ट एरिया निकल जाएगा। बट अगर यहाँ पे सपोज कि ये फॉर्मूला तुम्हें याद नहीं है या फिर इस फॉर्मूले के कैलकुलेशन में दिक्कत आ रही है, तब तुम आइसोसेलेस ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल के थ्रू भी सोल्व कर सकते हो। उसमें करना कुछ नहीं है, बस उस ट्रायंगल के अंदर एक परपेंडिकुलर डाल देना है। जैसे ही परपेंडिकुलर डलेगा ये दो राइट ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। और जब दो राइट ट्रायंगल में डिवाइड हो जाएगा तो एक का एरिया निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर दो
तो पूरे का आंसर आ जाएगा, ठीक है। या फिर ये चाहते हो कि एक ही बार में इसका एरिया निकल जाए, तो क्या करना पड़ेगा, बेस के जगह पे 4 सेंटीमीटर ना लेके टोटल 8 सेंटीमीटर ले लो, क्योंकि हाइट तो दोनों के अंदर सेम ही रहेगी। जो ADB के अंदर हाइट की वैल्यू रहेगी वही ADC के अंदर भी हाइट की वैल्यू रहेगी, तो दोनों में हाइट तो सेम रहना है, ठीक है। और बेस भी दोनों का सेम ही रहेगा, क्योंकि बाइसेक्ट हुआ है मतलब कि दोनों इक्वल पार्ट में बटा है, तो बेस भी दोनों का सेम रहेगा। तो अलग अलग निकालने से अच्छा ये है कि एक राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला लगाया 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, और बेस के जगह पे 4 सेंटीमीटर ना लेके पूरा अगर 8 सेंटीमीटर ले लेंगे तो इस पूरे का एरिया एक ही बार में निकल जाएगा। क्लियर हो गया। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। देखो आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये जो आइसोसेलेस ट्रायंगल है इसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत काम की है, वो आगे भी मतलब जैसे प्रूफ करने वाले क्वेश्चन होता है, ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट करना होगा, सिमिलर करना होगा, तो यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी बहुत काम करेगा, ठीक है। और इसकी प्रॉपर्टी क्या मैंने बता दिया कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। बस इसमें एक चीज याद रखना है कि इक्वल साइड के अपोजिट एंगल जो बनते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर एक ट्रायंगल के अंदर दो बेस का एंगल इक्वल हो गया तो उसके अपोजिट साइड भी इक्वल हो जाएंगे। इसका अपोजिट कर दो, जैसे इक्वल साइड के अपोजिट एंगल इक्वल थे तो उसी तरीके से इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल हो जाएंगे। क्लियर हो गया। ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का पूरा हमने प्रॉपर्टी प्लस में एरिया ये दोनों समझ लिया। अब बात करते हैं इसके पेरीमीटर। आइसोसेलेस ट्रायंगल का अगर पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करोगे। देखो पेरीमीटर के लिए मैंने पहले ही बता दिया कि पेरीमीटर का सीधा सा एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल साइड। सारे मतलब प्रत्येक भुजा का योग जो होता है वो परिमाप कहलाता है, यानी कि पेरीमीटर कहलाता है, ठीक है। तो सेम अगर पेरीमीटर निकालना हो तो इसमें पेरीमीटर का फॉर्मूला ये कर सकते हो। साइड क्या क्या गिवन है, ए और बी गिवन है, ठीक है। अब 8 को हटा दो, ये तो मैंने समझाने के लिए लिया था, एक्चुअल में इसका साइड क्या था, बी था, ठीक है। तो ए बी है, तो इसका अगर पेरीमीटर निकालना हो तो क्या करेंगे, ए प्लस बी। मैंने क्या बोला था, सम ऑफ ऑल साइड, ठीक है। सम ऑफ ऑल साइड हो गया कंप्लीट। समद्विबाहु त्रिभुज आई होप कि अच्छे से समझ गए होंगे। कोई डाउट होगा कमेंट कर देना, मैं फिर से समझा दूंगा। क्लियर। अब आते हैं थर्ड नंबर पे। देखो थर्ड नंबर का जो हमारा ट्रायंगल है वो है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसको हिंदी में कहा जाता है समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज, ठीक है। इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज। अब इसके बारे में डिटेल से समझते हैं कि इक्विलैटरल ट्रायंगल, समबाहु त्रिभुज में क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इसका पेरीमीटर कैसे निकालेंगे, ट्रायंगल किस टाइप का होता है, सब कुछ अभी समझते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक ट्रायंगल बना देता हूं। चलो बना दिया। अब इनके मैं नाम रख देता हूं, ए बी और सी, ठीक है। इस ट्रायंगल का मैंने नाम रख दिया ABC, नामकरण हो गया इसका। अब इसके प्रॉपर्टी पे आते हैं। इक्विलैटरल ट्रायंगल का जो सबसे पहला प्रॉपर्टी होगा वो ये होगा कि ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब कि इक्विलैटरल ट्रायंगल में सारे साइड इक्वल होते हैं, ये और ये। क्लियर है। सारे साइड क्या हो गया, इसका इक्वल हो गया। उसी हिसाब से इसके सारे एंगल भी इक्वल हो जाएंगे। सबसे पहले ऑल साइड आर इक्वल और दूसरे में ऑल एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ये दो प्रॉपर्टी इक्विलैटरल ट्रायंगल की, बस यही दोनों है। अब आते हैं इसके एरिया पे। एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल टू √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ध्यान रखना, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड मतलब भुजा, जो इसकी साइड है, ठीक है। ये इसका अपना अलग एरिया होता है, एरिया ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल। क्लियर हुआ।
अब ये एरिया क्यों होता है तो ये भी मैं सोल्व करके दिखाऊंगा कि इक्विलैटरल ट्रायंगल का ये एरिया क्यों होता है। इसको हम हेरोन्स फार्मूला से सोल्व करेंगे तो हमारा ये एरिया आ जाएगा, इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आ जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके पेरीमीटर की। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर परिमाप मैंने बता दिया था, परिमाप यानी परि मतलब पूरा, माप मतलब मेजरमेंट। जब पूरा मेजरमेंट हो जाता है तो परिमाप यानी कि पेरीमीटर कहलाता है। पेरीमीटर सब में सेम चल रहा है, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सम ऑफ ऑल साइड, सब में सेम, चाहे वो ट्रायंगल हो, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो, ट्रायंगल हो या फिर क्वाड्रिलेटरल हो या फिर पेंटागन हो, हेक्सागन हो, ऑक्टागन हो, जो भी हो, सब में पेरीमीटर सेम है, सम ऑफ ऑल साइड। तो इसमें भी पेरीमीटर में सम ऑफ ऑल साइड कर देंगे। सपोज कर लो कि इसके साइड को मैंने ए मान लिया, चूंकि इसके तीनों साइड इक्वल हैं तो ए तीनों साइड हो जाएंगे। तो जब इसके पेरीमीटर निकालूंगा तो ए प्लस ए यानी कि 3a। इसका आंसर क्या हो गया? 3a। क्लियर? बस इक्विलैटरल ट्रायंगल में बस यही पढ़ना है, इसके अलावा इसमें और कुछ नहीं पढ़ना। पढ़ना तो बहुत कुछ है, लेकिन जब इसके टॉपिक चेंज होंगे तो इक्विलैटरल ट्रायंगल में और भी काफी सारी चीजें पढ़नी है। तो अभी तो फिलहाल तुम्हें इस चैप्टर के अंदर इतना ही देखना है। ठीक है, तो ये हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल कंप्लीट। अभी तक हमने कितने? 3 ट्रायंगल कंप्लीट कर दिया, राइट ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और इक्विलैटरल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब हम चलते हैं एक दूसरे ट्रायंगल पे। अब ध्यान देना वो ट्रायंगल कौन सा है। 4th नंबर पे आता है स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल। ठीक है, 4th नंबर पे आ गया स्केलेन ट्रायंगल। अब सबसे पहले इसका एक ट्रायंगल बना दो। ट्रायंगल बन गया, अब इसका नामकरण कर दो ए बी सी, नामकरण भी हो गया। अब इसके प्रॉपर्टी पे आते हैं। प्रॉपर्टी क्या क्या है? सबसे पहले स्केलेन ट्रायंगल में ये ध्यान में रखना कि इसकी कोई भी साइड इक्वल नहीं होती, तीनों साइड क्या है? अलग अलग है। ठीक है, ऑल साइड्स आर डिफरेंट। तो इसके तीनों साइड अलग अलग हो गए। जब तीनों साइड अलग हो ही गए तो इसके अलावा इसमें कोई और प्रॉपर्टी नहीं आएगी, तो अब सीधे सीधे इसके एरिया पे आ जाते हैं। ठीक है, अब जाके इसमें हेरोन्स फार्मूला का यूज होगा। हेरोन्स फार्मूला हमेशा स्केलेन ट्रायंगल के अंदर यूज किया जाता है। देखो, वैसे किसी में भी अगर हेरोन्स फार्मूला का यूज करोगे तो आंसर तुम्हारा बिल्कुल करेक्ट आएगा, चाहे वो राइट ट्रायंगल हो, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो या फिर इक्विलैटरल ट्रायंगल हो। ठीक है, अगर इनमें भी हेरोन्स फार्मूला का आप यूज करोगे तो आंसर बिल्कुल करेक्ट आएगा। लेकिन हेरोन्स फार्मूला जो है वो स्पेशली स्केलेन ट्रायंगल के लिए बनाया गया है। ठीक है, क्योंकि स्केलेन ट्रायंगल की क्या है, सारी साइड अलग अलग है। ठीक है, और जब हेरोन्स फार्मूला का मैं फार्मूला लिखूंगा तो वहां पे समझ में आ जाएगा कि कैसे इसका यूज यहाँ पे होता है। तो ये था स्केलेन ट्रायंगल। स्केलेन ट्रायंगल के ऑल साइड्स आर डिफरेंट हैं, अलग अलग हैं, और इसके अंदर एरिया के रूप में हेरोन्स फार्मूला का यूज होता है। ठीक है, तो अब यहाँ से एक चीज समझ में आ गया कि 4 टाइप के ट्रायंगल हो गए, जिसमें से 3 ट्रायंगल जो है, 3 ट्रायंगल का अपना अलग एरिया है। तो अगर उस ट्रायंगल से संबंधित क्वेश्चन आते हैं तो हम उसका अपना एरिया ही लगाएंगे, क्योंकि वहां से टाइम होगा वो हमारा बचेगा। ठीक है, बट अगर क्वेश्चन स्केलेन ट्रायंगल से आता है, मान के चलो कि तीनों साइड जो गिवन है वो तीनों साइड अलग अलग गिवन है, तो समझ जाना कि स्केलेन ट्रायंगल से है। ठीक है, उसमें एक और प्रॉब्लम आती है मतलब साइड पहचानने में, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। ठीक है, स्केलेन ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल में मतलब कंफ्यूजन हो जाते हैं, क्योंकि राइट ट्रायंगल के भी सारे साइड अलग होते हैं और स्केलेन ट्रायंगल के भी सारे साइड अलग होते हैं। तो हम कैसे पता करेंगे कि अगर मान के चलो कि एक क्वेश्चन में साइड्स की वैल्यू गिवन है, ठीक है, तीनों साइड जो है वो अलग अलग गिवन है, तो हम कैसे पता करेंगे कि वो ट्रायंगल जो है वो राइट ट्रायंगल है या फिर स्केलेन ट्रायंगल है? देखो, अगर ये डिफरेंस पता करना आ गया तो टाइम बहुत बचा लोगे। सपोज कि अगर कोई ट्रायंगल दे दिया और तुम्हें यही नहीं पता कि स्केलेन है या राइट है, तो तुम सीधे सीधे क्या करोगे? स्केलेन ट्रायंगल का हेरोन्स फार्मूला यूज कर दोगे। हेरोन्स फार्मूला यूज करोगे, आंसर तो तुम्हारा सही आएगा, बट इसमें टाइम ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, अगर मुझे ये पता चल गया कि वो स्केलेन ट्रायंगल के साथ साथ राइट ट्रायंगल भी है, तो मैं उसमें सीधे सीधे राइट ट्रायंगल का फार्मूला यूज करूंगा।
सेकंड के अंदर हमारा सवाल सोल्व हो जाएगा। तो वहां से क्या होगा, टाइम की बचत हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं डिफरेंस समझा दे रहा हूं कि स्केलिन ट्रायंगल और राइट ट्रायंगल से अगर क्वेश्चन आता है तो कैसे हम पता करेंगे कि कौन सा जो साइड की वैल्यू दी हुई है वो स्केलिन की है और कौन सी वैल्यू राइट की है। ठीक है, तो स्केलिन ट्रायंगल में बस अभी इतना माइंड में रखो कि स्केलिन ट्रायंगल की सारी साइड जो है वो डिफरेंट होती है और स्केलिन ट्रायंगल के अंदर ही हीरोन्स फार्मूला का यूज किया जाता है। ठीक, अब सबसे पहले मैं डिफरेंस बताता हूं, इसके बाद हम हीरोन्स फार्मूला के फॉर्मूले पे आएंगे। देखो, इधर हम बात करते हैं राइट ट्रायंगल की, और इधर हम बात करते हैं स्केलिन ट्रायंगल की। ठीक है, राइट ट्रायंगल का जो शेप है मेरे पास वो इस तरीके से है 90 डिग्री के साथ, और स्केलिन ट्रायंगल का जो शेप है मेरे पास वो इस तरीके से है, जिसमें इसकी सारी साइड अलग अलग है। साइड तो इसकी भी अलग है, ये अलग और ये अलग। ठीक है, मान लो कि इसमें नाम रख देते हैं ABC। अब इसकी 3 वैल्यू गिवन है। सपोज कि एक ये साइड है, हाइपोटेनियस है, परपेंडिकुलर है और बेस है। ठीक है, सपोज कि इसमें साइड की वैल्यू गिवन है 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। मैं छोटा सा लेके समझाता हूं, फिर जब समझ में आ जाएगा तो अगर बड़ी वैल्यू भी रहे तो आप निकाल लोगे। और इसका मान दे रखा है 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दोनों की वैल्यू है। चलो अब इसके बीच का हम डिफरेंस को समझते हैं, इसके डिफरेंस कैसे पता करेंगे। देखो, जब मैं राइट ट्रायंगल को एक्सप्लेन कर रहा था तो लास्ट में उसमें एक चीज दिखाया था, पाइथागोरस थ्योरम। इसका फॉर्मूला था h² इक्वल टू p² यानी कि परपेंडिकुलर और b² यानी कि बेस। h से हाइपोटेनियस, p से परपेंडिकुलर, b से बेस। कर्ण, लंब और आधार। ठीक है, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या था, ये पाइथागोरस थ्योरम था। अब देखो, इसमें भी पाइथागोरस थ्योरम में क्या दिया हुआ है, ये तीनों साइड ही तो है ना, और 3 ही साइड दे रखे मतलब दी हुई रहेगी ट्रायंगल के अंदर। हम क्या करेंगे कि जैसे ये भी क्वेश्चन दे रखा है, ये भी क्वेश्चन दे रखा है, अब थोड़ा सा हम डिफरेंस को समझ लेते हैं। राइट ट्रायंगल में एक और चीज मैं ऐड करता हूं इसमें। देखो, राइट ट्रायंगल में एक चीज याद में रखना कि जहां पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, ये ध्यान में रखना है कि 90 डिग्री का एंगल कहां पे बन रहा है, क्योंकि इसी से हाइपोटेनियस की पहचान होगी। देखो, परपेंडिकुलर और बेस ये क्या होता है, बदलते रहते हैं आपस में। ठीक है, कभी परपेंडिकुलर बेस हो जाएगा तो कभी बेस परपेंडिकुलर हो जाएगा। कभी समझ रहे हो बात को कि कभी परपेंडिकुलर बेस भी हो सकता है, बेस परपेंडिकुलर भी हो सकता है, बट हाइपोटेनियस का जो जगह है वो फिक्स है। हाइपोटेनियस अपने जगह से नहीं हिल सकता। तो अगर किसी क्वेश्चन के अंदर मैं हाइपोटेनियस का पता कर लूं कि ये हाइपोटेनियस है, तो उस हिसाब से बेस और परपेंडिकुलर तो निकल ही जाएगा, क्योंकि मैंने बोल दिया कि बेस और परपेंडिकुलर आपस में बदलते रहते हैं। ये बी को इधर भी रखोगे और पी को इधर भी रखोगे तो चलेगा, और पी यहां भी रहेगा और बी यहां भी रहेगा तो भी चलेगा। समझ रहे हो बात को? तो हमें मेन पता करना है हाइपोटेनियस को। एक बार हाइपोटेनियस पता हो गया तो फिर कोई दिक्कत है ही नहीं। तो हमें इतना ध्यान में रखना है कि एक राइट ट्रायंगल के अंदर या फिर किसी ट्रायंगल के अंदर, सपोज करो कि कोई एक ट्रायंगल दिया हुआ है और उसमें एक जगह 90 डिग्री फिक्स दिया हुआ है कि हाँ भाई बी पे राइट एंगल बना है। ठीक है, तो जैसे ही राइट एंगल पता चल गया कि हाँ यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, तो 90 डिग्री का एंगल का पता चलते ही उसके जो सामने वाली साइड होगी वो हाइपोटेनियस कहलाएगी। क्लियर? जैसे मान के चलो कि एबीसी एक ट्रायंगल था, बी पे 90 डिग्री दिख रहा है, यहाँ पे बी पे राइट एंगल बना, तो बी के सामने वाली साइड क्या हो गई? एसी हो गई। तो एसी हो गई तो ये फिर क्या बन गया? हाइपोटेनियस। क्लियर है? तो जब हाइपोटेनियस का पता चल जाएगा, और एक चीज और ऐड कर लेना कि हाइपोटेनियस जो होता है वो एक ट्रायंगल के अंदर सबसे बड़ी साइड होती है। ठीक है, हाइपोटेनियस
सबसे लॉन्ग साइड होती है, ठीक है। तो अब इन तीनों में वैल्यू सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो 5 सेंटीमीटर है, तो आंख बंद करके हम समझ जाएंगे ये हाइपोटेनियस है। तो हाइपोटेनियस की जगह पे 5 रख दिया, हाइपोटेनियस का स्क्वायर था, 5 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। फिर इक्वल, अब परपेंडिकुलर और बेस इन दोनों में से कोई भी ले सकते हो। 4 को परपेंडिकुलर भी मान सकते हो, 3 को परपेंडिकुलर भी मान सकते हो, 4 को बेस भी मान सकते हो, 3 को भी बेस मान सकते हो, ठीक है। तो सपोज करो कि 4 को परपेंडिकुलर ले लेते हैं, तो 4 का स्क्वायर कर दिया, फिर 3 को बेस ले लेते हैं, तो 3 का स्क्वायर कर दिया। अच्छा, 5 का स्क्वायर क्या हो गया, 25 इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9। तो 25 इक्वल टू 16 और 9 को प्लस किया तो क्या हुआ 25। देखो ये दोनों वैल्यू क्या हो गई, इक्वल हो गई, मतलब कि जो पाइथागोरस थ्योरम था इस पे बिल्कुल ये सेटिस्फाई हो गया। 25 इक्वल टू 25, LHS इक्वल टू RHS हो गया। तब हम ये कहेंगे कि ये जो साइड गिवन है ये एक राइट एंगल ट्रायंगल की साइड है। क्लियर तरीके से समझ में आ गया कि अगर 3 डिफरेंट साइड तुम्हें दिख जाए तो एक बार इसे इस पे मिला के देख लिया करो, पाइथागोरस थ्योरम पे पुट करके देख लिया करो, और जैसे ही अगर इसको सेटिस्फाई हुआ, मतलब दोनों वैल्यू बराबर हुआ, तो समझ जाओ कि वो राइट ट्रायंगल है। और अगर बराबर नहीं हुआ तो समझ जाओ कि वो स्केलन ट्रायंगल है। तो यहां से दोनों में डिफरेंस पता चल गया। अगर स्केलन है तो हीरोन्स फॉर्मूला रख दो, और अगर राइट है तो अपना राइट ट्रायंगल का फॉर्मूला रख दो, ठीक है। आंसर हम तुम्हारा दोनों तरीके से सेम ही आएगा, बट अगर इनमें डिफरेंस पता चल जाए तो हम टाइम की बचत कर सकते हैं, और इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अब बाकी छोटी छोटी चीजें हमें समझना बहुत जरूरी रहता है, खास करके मैथ के अंदर, क्योंकि ये सब चीजें है ना तुम्हारे बेस को मजबूत बनाएंगी, ठीक है। अब दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। अब सपोज करो कि जैसे हमने इसको इस पे पुट करके देखा, वही अगर एक बार ये साइड पुट करके देखें तो क्या आंसर आता है, ये देख लो। सबसे बड़ी साइड इसमें 9 है, तो 9 हाइपोटेनियस हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर कर दिया, इक्वल टू 8 को परपेंडिकुलर मान लेते हैं और 7 को बेस मान लेते हैं। तो 9 का स्क्वायर 81 इक्वल टू 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। तो 81 इक्वल टू 9 और 4 को प्लस करेंगे तो 13, कैरी बचा 1, 6 4 10, 10 में 1 प्लस किया 113। अब देखो 81 बराबर नहीं हुआ 113 के, तो ये पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, तो इसलिए ये स्केलन ट्रायंगल कहलाएगा। अब डिफरेंस पता चल गया, मतलब कि हम आराम से उसका फॉर्मूला पुट करके और आराम से आंसर निकाल सकते हैं। अब मैं बता रहा हूं कि हीरोन्स फॉर्मूला होता क्या है। हीरो सारा फॉर्मूला तो हमने देख लिया, राइट ट्रायंगल में 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट हो गया। आइसोसेलेस ट्रायंगल में मैंने 2 तरीका बता दिया कि एक तो उसका एक अपना अलग फॉर्मूला दे दिया था, वो फॉर्मूला मतलब हर जगह पे आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, बट ये फॉर्मूला मैंने सोल्व करके निकाला है, तो ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। स्केलन, अच्छा हाँ, उसको आराम से आप हीरोन्स फॉर्मूला पे पुट कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। जो वो था 3/4 अंडर रूट में 4a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ठीक है, वो आराम से आ जाएगा हीरोन्स फॉर्मूला से। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल का भी अपना फॉर्मूला मिल गया, इक्विलैटरल ट्रायंगल का भी अपना फॉर्मूला मिल गया। अब लास्ट बचा स्केलन ट्रायंगल, तो स्केलन ट्रायंगल पे हमें हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करना है, ठीक है। अब हीरोन्स फॉर्मूला का कैसे यूज करना है, हीरोन्स फॉर्मूला में क्या क्या चीजें होता है, ये सब मैं अब समझा रहा हूं। चलो अभी से मिटा रहा हूं मैं। देख, अब बात करते हैं हीरोन्स फार्मूला की। सबसे पहले एक ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है, नाम रख दिया ए बी और सी, ABC हो गया ना। अब इसके अपने अपने नाम दे दो। अब नाम क्या क्या हो सकता है, सपोज करो ये 5 सेंटीमीटर है, ठीक है, ये 9 सेंटीमीटर है, ठीक, और ये 15 सेंटीमीटर है। एक मिनट, इसके साइड सोच समझ के देना पड़ेगा। चलो मान लो एक है 122 मीटर, ठीक है, एक है 22 मीटर और एक है 120 मीटर। 122
22 और 120, ठीक है। एक ट्रायंगल हमने लिया जिसकी 3 साइड गिवन है, ठीक है। 122 मीटर, 120 मीटर, 22 मीटर, ये है एक स्केलिन ट्रायंगल, क्योंकि इसके तीनों साइड जो है वो क्या है, अनइक्वल है, डिफरेंट है, ठीक। और अगर इसको पाइथागोरस पे पुट करके भी अगर हम देखते हैं तो इसका पाइथागोरस से कोई लेना देना नहीं रहेगा, मतलब दोनों वैल्यू बराबर नहीं होंगी, तो इस हिसाब से इसको स्केलिन ही मान सकते हो। अगर चाहो तो एक बार चेक करके देख सकते हो, लेकिन मैं कह रहा हूं ये स्केलिन होगा, ठीक है। अब इस पे हम हीरोन्स फार्मूला का पुट करेंगे। अब मैं शुरू से समझा रहा हूं कि हीरोन्स फार्मूला क्या होता है, कैसे करते हैं। तो देखो, ये जो तीनों साइड दिया हुआ है, इन तीनों साइड की वैल्यू मान लो। सपोज करो कि ए की वैल्यू 122 मीटर है, 122 मीटर है, बी की वैल्यू 120 मीटर है, ठीक है, और सी की वैल्यू 22 मीटर है। ये तीन चीजें हमने रख लिया। हीरोन्स फार्मूला, सबसे पहले मैं हीरोन्स फार्मूला लिख के बता दे रहा हूं कि क्या होता है, ठीक है। हीरोन्स फार्मूला होता है अंडर रूट के अंदर एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, ठीक है। देखो, दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई साइन नहीं दिख रहा है, मतलब कि मल्टीप्लाई में जाएगा, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब यहां से ये समझ में आ रहा, एक चीज कंफ्यूजन हो रही होगी, ये एस क्या है। देखो, ए बी सी तो हमने साइड पता कर लिया कि ए बी सी जो तीन चीजें हैं ये साइड की वैल्यू होगी, तो यहाँ पे ए की जगह पे ए की वैल्यू, बी की जगह पे बी की वैल्यू और सी की जगह पे सी की वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है। लेकिन ये एस क्या है, तो देखो एस हम निकालते हैं ए प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2। अब एस होता क्या है, तो एस इक्वल टू होता है सेमी एस इक्वल टू होता है सेमी पेरीमीटर, ठीक है, सेमी पेरीमीटर। अच्छा देखो, सेमी इक्वल टू क्या होता है, सेमी इक्वल टू होता है हाफ, यानी कि आधा। ध्यान से समझ लेना, एस जो यहाँ पे एस दिख रहा है, ये एस जो है वो सेमी पेरीमीटर को शो कर रहा है, ठीक है। एस पेरीमीटर तो समझ में आ गया था हमें कि पेरीमीटर इक्वल टू सम ऑफ ऑल साइड, तो पेरीमीटर तो हम निकाल लेंगे कि सम ऑफ ऑल साइड करके निकाल लेंगे। जैसे a प्लस बी प्लस सी किया तो ये हमारा पेरीमीटर निकल गया, ठीक है। अब इसके साथ में सेमी लगा हुआ है, सेमी का मतलब मैंने बता दिया हाफ, सेमी पेरीमीटर का मतलब क्या, पेरीमीटर का हाफ, पेरीमीटर का आधा, परिमाप का आधा, ठीक है। तो सेमी का मतलब हाफ हुआ। तो देखो, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पेरीमीटर, ये पेरीमीटर की वैल्यू हो गई, और नीचे मैंने 2 से डिवाइड कर दिया। 2 यानी कि क्या, जब इसे 2 से डिवाइड किया तो इसको हाफ कर दिया मैंने, तो s इक्वल टू होता है सेमी पेरीमीटर, यानी कि जो s की वैल्यू निकालते हैं वो कैसे निकालते हैं, तो तीनों साइड को प्लस करके और उसको जब 2 से डिवाइड यानी कि उसको आधा कर देते हैं तो हमारा सेमी पेरीमीटर यानी कि s की वैल्यू निकल जाती है, ठीक है। अब फॉर्मूले पे पहुंचते हैं एक बार। देखो, फिर से एक बार समझा रहा हूं, हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। देखो, हीरोन्स फार्मूला स्केलिन ट्रायंगल के अंदर यूज किया जाता है। हीरोन्स फार्मूला का ये फार्मूला होता है, ये एरिया ऑफ स्केलिन ट्रायंगल, ये हो गया हीरोन्स फार्मूला, ठीक है। और हीरोन्स फार्मूला में क्या क्या चीजें हैं, एक तो एस है, ए है, बी है, सी है। ए बी सी तो साइड ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा, यानी कि ट्रायंगल के अंदर जो साइड गिवन होगी वो ए बी सी की वैल्यू गिवन होगी, ठीक है। एस हमने समझ लिया कि एस कैसे निकालते हैं, एस इक्वल टू सेमी पेरीमीटर होता है, पेरीमीटर को जब 2 से डिवाइड कर दोगे तो हमारा सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा, जो कि a प्लस बी प्लस सी अपॉन में 2, यानी कि इसका फॉर्मूला हो गया ये, ठीक है। अब देखो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू दे रखी है, अब हम पहले तीनों को प्लस कर देते हैं, तो 122 प्लस 120 प्लस 22 और अपॉन में 2 इक्वल टू, अब 2 और 2 को प्लस करेंगे 4, 2 2 4 2 6 और 1 और 2, 264 अपॉन में 2, और इसको इससे कैंसिल करोगे तो 1 3 और 2 130
2 बार में कट जाएगा। 132 मीटर जो हमारा आया ये हमारा सेमी पेरीमीटर आया। ठीक है, 132 क्या हो गया? सेमी पेरीमीटर। अब इसके फॉर्मूले पे हम सारा कुछ अब पुट करते हैं। शुरू से मैं एक बार मिटा रहा हूं फिर से। देखो ये फॉर्मूला था S इंटू एस माइनस ए। अच्छा, S की वैल्यू हमने क्या निकाल लिया? 132। तो S की जगह पे 132 रखेंगे, फिर ब्रैकेट, ये S की वैल्यू होगी, फिर S माइनस ए। तो S की वैल्यू 132 माइनस A की वैल्यू 122 मान लेते हैं, तो 122 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, इसको भी मिटाओ। फिर S माइनस बी, तो S के जगह पे फिर 132 और माइनस बी के जगह पे 120, ये फिर क्लोज हो गया। फिर S माइनस सी, फिर S के जगह पे 132 और फिर C के जगह पे 22, ये भी ब्रैकेट बंद। और इसके ऊपर हम चढ़ा देते हैं रूट, जो कि ये रूट के अंदर था। अब इसको पूरा अरेंज कर देता हूं। अब देखो हम फाइनली हीरोन्स फॉर्मूला पे पहुंच गए। ठीक है, अब इसको सोल्व कैसे करना है? तो सिंपल, जैसे दिख रहा है हमें वैसे सोल्व कर देंगे। तो पहले मैंने 132 को वैसे ही रखा, यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाया और 132 में से 122 को माइनस करेंगे तो क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। 2 में से 2 माइनस 0 और 3 में से 2 माइनस 1, 1 में से 1 माइनस 0, तो 10 हो गया। इंटू 132 में से 120 को माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा? 12 हो जाएगा। और फिर इंटू 132 में से 22 को माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 120 हो जाएगा। ठीक है, 2 में से 2 110 होगा। ठीक, अब फिर इसको हम रख देते हैं ब्रैकेट के अंदर। क्लियर? अब चूंकि ब्रैकेट के अंदर कह रहा हूं, स्क्वायर रूट के अंदर, रूट के अंदर। देखो अब इसका क्या करना है? इसको मल्टीप्लाई करना है या फिर क्या करना है? तो देखो दोनों तरीका है। या तो इसको पूरे को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर रूट निकाल दो। ठीक है, तो वो क्या होगा कि वो एक तरीके से लॉन्ग हो जाएगा कि पहले इसको सबको मल्टीप्लाई करो फिर उसका स्क्वायर रूट निकालो, तो क्या होगा? काफी ज्यादा लंबा जाएगा। तो हम आखिर तो हमें फैक्टर ही करना होगा लास्ट में। स्क्वायर रूट निकालने का मतलब क्या करना है? फैक्टर ही करना है। तो हम इसको यहीं पे डायरेक्टली फैक्टर कर देते हैं रूट के अंदर, और जो संख्या का पेयर बनेगा उसे हम बाहर निकालते जाएंगे। अब कैसे कैसे? तो 132 का एलसीएम निकाल दो। 132 का हमने एलसीएम निकाला तो 2 के टेबल से ये कटा 6 बार में 12 और फिर 6 बार में, फिर 2 के टेबल से 33 बार में, फिर 3 के टेबल से 11 बार में। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11, फिर इंटू 10 का फैक्टर क्या कर सकते हो? तो 2 इंटू 5 में कर सकते हो। 12 का फैक्टर क्या कर सकते हो? तो 2 इंटू 6 में कर सकते हो। और 110 का फैक्टर क्या कर सकते हो? तो एक बार करके देख लो। 2 से 55 बार में कैंसिल हुआ, फिर 5 से 11 बार में कैंसिल हुआ, फिर 11 से 1 बार में कैंसिल हुआ। तो क्या हो गया? 2 इंटू 5 इंटू 11। ठीक है, और अब इस पूरे पे हम रूट चढ़ा देते हैं। इसका अंदर फैक्टर हो गया। अब देखो जिसका एक चीज और, 12 को जो 2 इंटू 6 में हमने ओपन किया है उसका एक और फैक्टर कर देते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12। बिल्कुल स्मॉल फैक्टर रखना है, समझ गए? अब इसका पेयर बनाओ। देखो 2 का यहाँ पे पेयर बन गया। रूट के अंदर क्या होता है? जब रूट के अंदर सेम संख्या का पेयर बनता है तो वहां से एक संख्या बाहर आ जाता है। ठीक है, तो 2 का पेयर बना, यहां से 2 बाहर निकल गया। अच्छा, 3 का भी पेयर बन गया तो यहां से 3 बाहर। 11 का भी पेयर बन गया, 11 बाहर। फिर ये 2 का पेयर बना तो फिर 2 बाहर। फिर यहां से 2 का पेयर बना तो फिर 2 बाहर, और फिर यहां से 5 का पेयर बन गया तो 5 भी बाहर। यानी कि रूट के अंदर एक भी संख्या नहीं बचा, सबका पेयर बन गया। तो जैसे जैसे पेयर बना वहां से एक एक संख्या बाहर निकलते गया। अब रूट के अंदर बाहर निकाल के ये बन गया है।
अब इसको हम क्या करेंगे, सीधे सीधे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कैसे, 5 2 जा 10, 10 2 जा 20, 23 जा 60 और 62 जा 120 और 120 को हम 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा इसका 2 3 1 और 0। 1320 जो इसके साइड थे वो मीटर में थे, तो मीटर स्क्वायर। याद रखना कि किसी भी शेप का अगर तुम एरिया निकालते हो तो मतलब साइड के साथ जो भी यूनिट चल रहा है, मीटर में या सेंटीमीटर में कुछ भी हो, तो जब भी एरिया निकलेगा तो एरिया के साथ में उस यूनिट पे स्क्वायर लगाते हैं। ठीक है, पेरीमीटर में सिर्फ यूनिट रहता है, बट एरिया में यूनिट के ऊपर स्क्वायर लगाया जाता है। ये था हीरोन्स फॉर्मूला, बहुत इजी है, ज्यादा हार्ड नहीं है। देखो मैंने सारे ट्रायंगल को एक्सप्लेन कर दिया है अलग अलग तरीके से। अब तुम्हें बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ में आ गया होगा अगर पूरी वीडियो को एक साथ देख लोगे। ठीक है, पूरी वीडियो अगर एक साथ देख लोगे तो हीरोन्स फॉर्मूला में फिर दिक्कत नहीं आने वाली। अब इसके अंदर कुछ टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं, करीब करीब तो क्वेश्चन सेम रहते हैं, 3-4 के टाइप्स अलग हो जाते हैं। तो सारे टाइप्स में क्वेश्चन अगले वीडियो में समझाऊंगा। आज मैंने हीरोन्स फॉर्मूला का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है, अब अगली वीडियो में हम इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा हीरोन्स फॉर्मूला जो होगा वो अच्छी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फिर कोई और चैप्टर लेके आऊंगा मैं। और बाकी आप ये जो हीरोन्स फॉर्मूला है, पूरी वीडियो देखने के बाद अगर कहीं पे डाउट रह जाता है आपको, ठीक है, कोई स्टेप ऐसा या फिर जो समझ में ना आया हो, तो उसका कमेंट में आप डिस्क्राइब कर देना, मैं अगली वीडियो में उस डाउट को लेते हुए क्लियर कर दूंगा। ठीक है, और बाकी अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम इतना जो मेहनत करते हैं वो आप ही के लिए कर रहे हैं। ठीक है, अगर आप लाइक सब्सक्राइब शेयर वगैरह करोगे तो इससे हमें क्या, हमें मोटिवेशन मिलेगा और हम अपनी वीडियो पे और ज्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, ताकि आपको और अच्छी तरीके से क्लियर तरीके से समझ में आ जाए। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। बाकी हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कोई अच्छा सा टॉपिक लेके उसको इंटरेस्टिंग बनाऊंगा और बहुत ही क्लियर तरीके से मैं सारे कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, फिर उस पर प्रैक्टिस करूंगा। ठीक है, चलो ऑल द बेस्ट, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।